हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड जीकेएम स्किल्स। आज के सेशन में लोग हमारे सर्किट एनालिसिस के कुछ न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। देखिए, आपके आने वाले एग्जामिनेशन रेलवे डीएफसीसीएल दैट मींस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो आपके लिए 1074 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, उसका हम ये पार्ट 6 डिस्कस करने वाले। देखिए, इसके पहले के हमने प्रीवियस सेशंस में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछा था 2018 में जो हुआ था, हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। जैसे कि हो गया हमारा सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, ये इस तरीके से जो 96 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के पूछे जाते हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया एज इट इज़। आपको बता दूं, हमारे नए चैनल कोचिफाई पे हमने 24 क्वेश्चंस की नॉन टेक्निकल की सीरीज, जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो सीरीज़ है हमने शुरू कर दी। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप ये जो सारे सेशन है इसके लिंक यहाँ पे मैं आई बटन पर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको जाके देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये सारे सेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एग्जामिनेशन पैटर्न और डिटेल सिलेबस नहीं देखा होगा तो ये सेशन जाके देख सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए जो हमारा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले, जो कि हमारे 96 क्वेश्चन टेक्निकल के वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट गिवन है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द केवीएल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखिए, केवीएल इक्वेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप अराउंड अ लूप इज 0। ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ लूप इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो लूप है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज हमें बताई गई है। इसमें सिंपली आपको केवीएल इक्वेशन यहाँ पे पूछा गया, तो हम लोग इसमें नोटेशन अज्यूम कर लेते हैं। देखिए, वीए का जो हमारे पास सोर्स है, इसका हम लोग सेकंड जो है लेटरल, देखिए प्लस और माइनस है, तो हम लोग ये नोटेशन अज्यूम कर लेते हैं। आप कोई भी नोटेशन अज्यूम कर सकते हैं, बट आप ये बात ध्यान में रखना होगा कि वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या फिर जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग सेकंड जो साइन है वो हम लोग कंसिडर करें, जो कि हमारा प्लस, तो हमारा क्या रहेगा? वी के लिए हम लोग प्लस लेके प्लस वी ए प्लस माइनस ऑफ, ठीक है, वी भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि जो सेकंड साइन है इसका माइनस है, ठीक है, माइनस जो हमारा सेकंड है टर्म है R1, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे I मल्टीप्लाइड बाय R1, तो जाके हमारे पास यहाँ पे V1 हमारा ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे? I1 इंटू R1। I तो हमारा सेम है, नॉट I1, I मल्टीप्लाइड बाय R1। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। उस तरीके से हमारा जो सेकंड साइन है इसका वो है हमारा माइनस, तो हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस I इंटू R2, इस तरीके से माइनस I मल्टीप्लाइड बाय R3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा? VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से हम लोग I को कॉमन निकाल सकते हैं, इस I को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा I कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपल सा हमने इक्वेशन किया, सो दैट आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ सको केवल इक्वेशन की। ठीक है, VA माइनस VB इक्वल्स टू जो हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा VA माइनस VB का जो डिफरेंस है, ये हमारा सम ऑफ द ड्रॉप्स अराउंड दिस क्लोज लूप। ठीक है, ये हमारा रहता है केवल इक्वेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, हमें थेवेनिन्स वोल्टेज पूछा गया है वोल्ट्स में और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस ओम्स में। डिटरमाइन द थेवेनिन्स वोल्टेज एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस द 6 ओम्स रेजिस्टर फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट रिस्पेक्टिवली। 6 ओम्स रेजिस्टर्स के अक्रॉस में थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स हमें रेजिस्टेंस पूछा गया, VTH, और हमें RTH का वैल्यू इस सर्किट में पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? थेवेनिन्स वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये यहाँ पे 40 वोल्ट्स का, 10 वोल्ट्स का और इस 20 वोल्ट्स का शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसके अक्रॉस अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये इनइफेक्टिव हो जाएगा 8 ओम्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा इसके अक्रॉस में RTH हमें निकालना है, और ये तो हमारा शॉर्ट ही हो गया। ये 8 ओम्स का है, 4 ओम्स का, और यहाँ पे कितना है? 2 ओम्स का। ठीक है, 2 ओम्स का। अब यहाँ पे 8 ओम्स का होते हुए भी ये शॉर्ट सर्किट है, ये डमी रेजिस्टेंस हमारा कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्टली यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने के कारण। ये RTH है हमारे इस केस में, तो ये RTH क्या आ जाएगा? 4 + 8 ये सीरीज़ में है। ठीक है, 4 + 8 सीरीज़ में। देखिए, मैं लूप यहाँ पे मार्क कर देता, दिस ऑल इन सीरीज़, एंड ये हमारा दूसरा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दैट मीन्स 12 पैरेलल हमारा 2 ओम्स का है। हमारा जो RTH का वैल्यू आ जाएगा 1.71 ओम्स। ठीक है, 1.71 ओम्स हमारा इसका RTH का वैल्यू आ गया। ठीक है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस।
ओके, तो ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर आपको इजीली आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 1.71 में रहता तो आपको वोल्टेज निकालना रहता। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा सारी चीज़ें सॉल्व करनी रहती है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो तो वो भी आप एग्जामिनेशन में उसको भी करके आप उसका टाइम बचा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमें थेवेनिन्स वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 6 ओम्स जो रेजिस्टेंस है आप इसको ना कंसिडर करते, यहाँ पे ओपन सर्किट कंसिडर करेगा VOC, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन सर्किट कंसिडर करेगा और ये नोड हो गया हमारा VA और ये हो गया हमारा VB। अगर हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं VA पे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, VA-40, दिस VA-40 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 + 4 आ जाएगा 12 प्लस VA माइनस, हम लोग क्या करेंगे VA माइनस कितना है यहाँ पे वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट्स, VA माइनस 10 वोल्ट्स अपॉन कितना आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इस VA के अक्रॉस हमने नोडल एनालिसिस लगा, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो हमारा VA का वैल्यू आता है 100/7 वोल्ट, ठीक है। ये तो एक हमारा एक वैल्यू आ गया, विल हैव टू चेंज द कलर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, KVL लगा सकते हैं इस लूप में, ठीक है। इस लूप में अगर हम लोग KVL लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग कंप्लीट इस लूप में KVL लगा दे तो, ठीक है, इस लूप में अगर हम लोग KVL लगाते हमारे पास क्या आ जाएगा -VA, देखिए VB का ऑलरेडी वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 20 वोल्ट्स का, -VA प्लस VOC जो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ओपन सर्किट वोल्टेज, प्लस आ जाएगा हमारा VB, ठीक है। VB का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VOC क्या आ जाएगा हमारा, VOC विल बी VA माइनस VP, ठीक है। VA का वैल्यू कितना है 100/7 माइनस VB का वैल्यू कितना है हमारा 20, तो दैट मीन्स VOC जो हो गया हमारा VTH, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज हमें निकालना है ना VTH, जो कि हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारा 100/7 माइनस 20, तो इसका -5.71 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हो, देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है करेक्टली तो आप अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस नहीं हो गए तो आप इसको मार्क करके आपका टाइम जो है बचा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ 1.71 वैल्यूज ऑल गिवन रहती तो आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स है जो, जैसे कि आपको थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने से पहले अगर आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाल लेते तो काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने के लिए हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप रेजिस्टर्स के अक्रॉस में पैरेलल में वोल्टेज सोर्स रहता है और उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये यहाँ पे डमी रेजिस्टेंस खो जाता है, और ये आप कभी भी कंसिडर मत करिएगा, हालांकि ऑप्शंस वहाँ पे गिवन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द I एंड द वोल्टेज अक्रॉस 7 ohms रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन बिलो। यहाँ पे जो नेटवर्क गिवन है इसमें से हमारा करंट फाइंड आउट करना है I, और हमारा वोल्टेज कितना है 7 ohms के रेजिस्टर्स के अक्रॉस में कितना है हमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस नेटवर्क को हम लोग रीड्रॉ भी कर सकते हैं, हालांकि ठीक है इस नेटवर्क को अगर हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 50 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ पे 12.5 वोल्ट का सोर्सेस है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 50 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस ये एडिटिव नहीं सब्सट्रैक्टिव नेचर है इसका कनेक्टेड, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। ये कितना है हमारा 12.5 वोल्ट का और ये कितना है 50 वोल्ट्स का, ठीक है। अगर आपकी बैटरीज कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, तब जाके आपका ये एडिटिव नेचर रहता है। ये मान लो 2 वोल्ट है 2 वोल्ट है, इसका आ जाता है 4 वोल्ट, बट अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डोमिनेटिंग वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट और यहाँ पे प्लस टर्मिनल से हमने प्लस टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, तो इस टाइप में यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। डोमिनेटिंग वोल्टेज से हमारा जो उससे कम वोल्टेज है 12.5 वोल्ट से, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, वो आ जाता है 37.5 वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स इस सर्किट को अगर हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो हमारा इफेक्टिव वोल्टेज इतना 37.5 वोल्ट ही आएगा, और हमारे पास में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग कनेक्ट कर लेते, ठीक है। 4 ohms और 4 ohms यहाँ पे हम लोग ऊपर लेके आते क्योंकि करंट तो सेम ही है, और यहाँ पे 7 ohms को रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते, 4 और ये 4 और ये हो गया हमारा 37.5 वोल्ट, ठीक है। तो हमें सिर्फ करंट और वोल्टेज ही पूछा गया अक्रॉस 7 ohms रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो इसको रीड्रॉ करने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यू निकाल पाएंगे। RTH का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 + 4 ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 7 ohms का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 15 ohms, ठीक है। RT दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ohms का, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, सीरीज में कनेक्ट होने के कारण 15 ohms यहाँ पे वैल्यू आ गया। 4 + 4 8 + 7 इट विल बी 15 वोल्ट्स 15 ohms, ठीक है। अभी हम लोग
करंट और वोल्टेज निकाल लेते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को मैं 2 मिनट के अंदर आपको समझा के बाय शॉर्टकट मेथड इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है, इसलिए मैं सभी को कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को ऐसे आपको अच्छी तरीके से समझता हूँ, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सको। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार के अगर आप बिल्ड हो जाते हैं तो आपके जो आने वाले क्वेश्चन है आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्पीड है और एक्यूरेसी भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आय हमारा कितना आ जाएगा, देखिए सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारा 37.5 वोल्ट है, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 15 ओम्स का, तो इसका कितना आता है 2.5 एम्पियर। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो भी नॉन कैलकुलेटर बेस्ड हमारी एग्जामिनेशन रहती है, ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमें रिक्वेस्ट आती है, हमने ओवर द मंथ्स ये चीज़ नोटिस की है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये हमें काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसमें डाउट पूछते हैं। अगर आपको ऐसा सेशन चाहिए, ठीक है, हमारे कोचिफाई चैनल की, जहाँ पे हम आपको बता दें कि जो अगर आपके इस टाइप के कैलकुलेशंस रहते हैं उसको कैसे क्विकली आंसर करें, कैसे क्विकली सिंप्लीफाई करें, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। इफ़ आई हैव रिसीव, अगर हमें 5 से ज़्यादा कमेंट ऐसे रिसीव हो गए कि इस टाइप के मेथड को मैं आप समझा दें, सिंप्लीफिकेशन मेथड को, तो हम आपके लिए एक सेशन लेके आएंगे 5 से 10 मिनट का। ठीक है, हालांकि उसमें हम लोग यही सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास इस टाइप के मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो आपको आंसर फाइंड आउट करने रहते हैं, वो आपको किस तरीके से रिड्यूस करना है, किस तरीके से क्विकली इसका आंसर निकालना है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम लोग डेफिनेटली उसके लिए सेशंस लेके आएंगे। ठीक है, सो दैट आप ये जो कैलकुलेशंस रहते हैं इसमें आप टाइम स्पेंड ना करो। हालांकि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आप काफ़ी ज़्यादा 1 से 2 मिनट भी अगर आप टाइम स्पेंड कर देते हो, आपके पास टाइम होते हुए भी आप टाइम इसमें गंवा देते हो। ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ छोटी से छोटी जो चीज़ें रहते हैं मैं आपको नोटिस करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम स्पेंड करना रहता है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है तो 2 मिनट काफ़ी हो गया उसके लिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम और सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बट इसमें ही अगर आपने 3 मिनट सिर्फ इस कैलकुलेशन करने को लगा दिया तो इसमें कोई भी आपका सेंस नहीं बनता है। आपको जो आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए आपका टाइम बचता है। तो इसके लिए जो आपको सेशंस में सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप हमें बताइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा कमेंट बॉक्स में, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और स्पेशली मेंशन करिएगा हमें कि ये सर हमें सिंप्लीफिकेशन वाला एक सेशन चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे आपको सेशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अभी तो हमारा करंट का वैल्यू आ गया जो कि हमारा 2.5 एम्पीयर। इसमें भी हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर जो वोल्टेज है, ठीक है, इसके अक्रॉस में 7 वोल्ट्स के अक्रॉस में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में से करंट कितना जा रहा है, ठीक है, 2.5 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा, कितना है 7 ओम्स का, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करते तो हमारा कितना वैल्यू होता है 17.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस 7 वोल्ट्स के अक्रॉस हमारा 17.5 वोल्ट्स जो है वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा सर्किट है गाइस। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 बैटरीज थे। ठीक है, इसकी पोलरिटीज़ हमने डिस्कस कर ली। सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी है तो डोमिनेटिंग हमारा आ गया। इन तीनों रेजिस्टेंस के आप विदाउट इसको सॉल्व करे भी, ड्रॉ करे भी सॉल्व कर सकते हो। इस केस में 7 और 4 इसका रेजिस्टेंस आ गया हमारा 15 ओम्स का। ठीक है, 15 ओम्स का आने के बाद हमने 37.5 को डिवाइड कर दिया तो हमारा करंट आ गया। ठीक है, 2.5 एम्पियर। 2.5 अगर हमारा इस सीरीज़ में करंट फ्लो रहा है तो 2.5 इसमें से करंट अगर जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस गिवन है तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप, दैट मीन्स वोल्टेज निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंट लॉ। इसमें से KVL, KCL, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, किसको हम लोग पॉइंट लॉ कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग किर्चॉफ्स करंट लॉ को हम लोग पॉइंट लॉ भी कहते हैं। किर्चॉफ्स करंट लॉ हमें क्या बताता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग इन अ कॉमन पॉइंट इज 0। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिजेंस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। देखिए टेलिजेंस थ्योरम हमें क्या बताया, समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इज 0 फॉर ईच ब्रांच इन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब क्या है, इट सेट्स दैट द समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इज 0 फॉर ईच ब्रांच इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली कोई भी लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव, एक्टिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क, इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, इट इज़ अप्लीकेबल टू बोथ लीनियर सर्किट एंड नॉन लीनियर सर्किट्स। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे जो थ्योरम्स है और इसकी एप्लीकेबिलिटी, जैसे सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, MPPT विच इज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टेलिजेंस थ्योरम, ये किसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम
थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स और मैक्सिमम पावर ये लीनियर सर्किट के लिए ही अप्लीकेबल है। ये क्वेश्चन 100% इस तरीके से काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। और थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग सभी इसके सर्किट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी हम लोग सिर्फ लीनियर सर्किट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। When the two inductors L1 and L2 are connected in a parallel with a aiding mutual inductance, देखिए aiding mutual inductance पूछे गए, हमारे पास दो इंडक्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्टेड कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो हमारे पास M जो है और उसका कंबाइंड इंडक्टेंस हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, विद म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ये जो M का वैल्यू इट इज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर वो एडिंग है तो ध्यान में रखिएगा L इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2, ठीक है, माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास अपोजिंग है तो इसका वैल्यू आता है L1 माइनस L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। हालांकि न्यूमरेटर इसका कॉमन ही है, बट यहाँ पे अगर हमारे पास अपोजिंग है उस केस में हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है। ये एडिंग के लिए हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन से गिवन है, ये हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सीरीज़ के लिए भी गिवन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने आपको बताना भूल गया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए पैरेलल एडिंग मतलब क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है। दो इंडक्टर है हमारे, इसके डॉट नोटेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल एडिंग। और अगर हमारे पास दो इंडक्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और इसके जो डॉट नोटेशन है कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा पैरेलल अपोजिंग। उसी तरीके से सीरीज़ का भी आता है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और पैरेलल एडिंग के लिए जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो था हमारा L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस M। अगर पैरेलल अपोजिंग था दैट मीन्स ये सर्किट रहता था, ठीक है। तो हमारा ये सर्किट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे जो कि हमारा ऑप्शन बी था, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एज सीन थ्रू द टर्मिनल्स ए एंड बी। दिस ए एंड बी के अक्रॉस में अगर हम लोग यहाँ से इस रेजिस्टेंस को देख पा रहे तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमें पूछा था। काफ़ी सिंपल है गाइस, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद आप किस तरीके से रीड्रॉ कर पाएंगे, देखिए इसको क्विकली सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। एक टेक्निक यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे भी शॉर्ट हो जाएगा। इस RL को हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। ये A और B को, इसको अभी हम लोग आप कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद इसको भी आप कंसिडर मत करिए, इसको भी कंसिडर मत करिए, क्विकली करिएगा। 2 ohms और ये 4 ohms यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 ohms का, ठीक है। मैं आपको डिटेल में भी समझ सकता हूँ। देखिए मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ कि किस तरीके से आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। 6 ohms हमारा यहाँ पे इसके सीरीज़ में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। 2 + 4, अब यहाँ पे हमारा एक नया रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आ जाएगा जिसका वैल्यू रहेगा 6। और आपको मैंने बताया था 6 ohms का पैरेलल में है 6 ohms के, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, 3 ohm। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 6 + 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 अपॉन 12, तो ये 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ohms का, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पे ये सर्किट इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये 3 ohms का और 3 ohms का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है, इस सर्किट के बाद में। तो ये इसका फिर से 6 ohms का वैल्यू आ जाएगा। ये 6 ohms और ये 6 ohms हमारा पैरेलल में आने के बाद में तो इसका भी वैल्यू 3 ohms का आता है। दैट मीन्स ये सर्किट हमारा एलिमिनेट हो गया, 3 ohms का यहाँ पे आ जाएगा। और ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद 3 + 2 हमारा कितना आ जाएगा, 5 ohms। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। देखिए इस तरीके से क्विकली आपको सॉल्व करने, दैट मीन्स ये जो ए और बी के अक्रॉस में जो हमारा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारा 5 ohms का, ठीक है। इस तरीके से सर्किट का, दैट मीन्स इस पॉइंट से यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो दिस कम्प्लीटली रेजिस्टेंस ऑल आर इक्विवेलेंट टू द 5 ohms रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल है, मैंने आपको ईजी अप्रोच बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा लॉ बेस्ड है, वो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर पूछा गया तो होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। ध्यान में रखिएगा दोनों भी लॉज इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी पूछा गया तो रहता है हमारा KVL, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्टन्स करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज। हमें यहाँ पे नॉर्टन्स करंट पूछा गया। देखिए नॉर्टन थ्योरम हमें क्या बताता है, कोई भी एक हमारा लीनियर सर्किट है जिसमें हमारे पास सेवरल एनर्जी सोर्सेज है और रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस। ये हमें बताता है
नॉर्टन्स का थ्योरम। ठीक है, ये करंट सोर्स हो गया और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये होता है नॉर्टन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था थेवेनिन में हमारा क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस और इसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स VTH और ये RTH। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्टन करंट हमें, नॉर्टन्स थ्योरम हमें बताता है कोई भी लीनियर सर्किट है जिसमें हमारे पास सेवरल एनर्जी सोर्सेस है और रेजिस्टेंसेस है, जैसे इस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे, तो उसको हम लोग सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स और उसके पैरेलल में सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। हम लोग नॉर्टन्स करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या पे वोल्टेज सोर्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे RL है और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है। तो हमें इसको निकालने के लिए जो देखिए हमारे पास अगर हमारे नॉर्टन करंट हमें निकालना है IN, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हमें निकालना है और उसको हम लोग किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, बाय शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे IN को। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये उसको हम लोगों को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें अगर नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्टन्स करंट सोर्स बाय रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट, और उसको हम लोग रिप्लेस करते बाय शॉर्ट सर्किट। तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये जो करंट है IN हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। इस शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस 150 ओम्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो 360 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई है डिवाइडेड बाय हम लोग 30 करते हैं, तो हमारा 12 एम्पियर इसका नॉर्टन्स करंट आ जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सोर्सेस को ओरिजिनल सर्किट से, जैसे अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इंडक्टेंसेस 1 हेनरी एंड 2 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस आर गिवन इन। देखिए दो अगर हमारे पास इंडक्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग उसका सिंपली एडिशन कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 3 हेनरी का, 1 + 2 3 हेनरी। अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट 1/L इक्विवेलेंट आता है 1/L1 + 1/L2 इस तरीके से। फाइंड द R3 फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए इसमें R3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग KCL से भी अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि डिफरेंट मेथड्स हमें सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं शॉर्टकट अप्रोच बताते थे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसकी शॉर्टकट अप्रोचेस हमें यहाँ पे बताई थी। ठीक है, यहाँ पे 50 मिली एम्पियर्स का करंट जा सकता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये नोड है A और ये नोड है और यहाँ से इसमें से करंट आ रहा है, मान लो X, और इसमें से करंट आ रहा है हमारा 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, हालांकि यही हमें इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये नोड है, ये हमारा टोटल करंट कितना आ रहा है 50 मिली एम्पियर, इसमें से करंट कितना आ रहा है 10 मिली एम्पियर, और इसमें से जो करंट है हमें पता नहीं है, बट आपको ये बात पता होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू KCL जो 50 मिली एम्पियर है ये किसका समेशन है, ये 10 मिली एम्पियर्स का प्लस X का। ठीक है, अब आप ध्यान में रखिएगा 10 मिली एम्पियर्स अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो रिमेनिंग करंट है इसमें से कितना फ्लो हो रहा होगा 40 मिली एम्पियर, क्योंकि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ दिस नोड। ठीक है, 50 मिली एम्पियर, तो ये 40 मिली एम्पियर जो है हमारा ऐसा करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर 40 मिली एम्पियर हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इस R3 में से भी वो सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। बट अगर हमारे पास R3 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो करंट गिवन है, और अगर हमारे पास में वोल्टेज इसके अक्रॉस में पता चल जाएगा, इस पॉइंट के अक्रॉस में, इस R2 के अक्रॉस का अगर हमारे पास वोल्टेज पता चल जाए तो हम लोग R3 का सिंपली वैल्यू निकाल पाएंगे अगर हम लोग करंट से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, करंट तो हमारे पास निकल गया। ठीक है, सिंपल है कि विदाउट KCL भी हम लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, 50 मिली एम्पियर इसमें से टोटल करंट था, इसमें से 10 मिली एम्पियर जा रहा था, तो इसमें से करंट कितना आ जाएगा 40 मिली एम्पियर्स। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, ठीक है, इस R2 के अक्रॉस, दैट मीन्स इस पॉइंट के अक्रॉस, पॉइंट A और B, इस नोड A और B के अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो सेम R3 के अक्रॉस रहेगा। बट हमारे पास यहाँ पे इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो हम लोग वोल्टेज किस तरीके से निकाल पाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस R2, तो ये क्या हो जाएगा 100 किलो ओम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मिली एम्पियर्स। देखिए मिली एम्पियर्स और किलो ओम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि किलो में हम लोग क्या करते हैं 10⁻³ करते हैं, और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 × 10 1000 वोल्ट। देखिए तो हमारा इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो हमारा 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 40 मिली एम्पियर से,
40 मिली एम्पियर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें 10 ये मिली एम्पियर्स को हम लोग 10⁻³ कर सकते हैं न्यूमरेटर में जाने के बाद। और 100 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग क्या करेंगे 25, दैट मीन्स 25 किलो ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि आप इसको केसीएल लगा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने शॉर्टकट अप्रोच बता दी कि आपको किस तरीके से ये जो टेक्निक्स है, टिप्स एंड टेक्निक्स है, आपको ध्यान में रखने की। जैसे हमारे पास इसका आउटगोइंग करंट कितना है 50 मिली एम्पियर, इसमें हमारे पास 10 मिली एम्पियर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से करंट कितना जा रहा होगा 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तभी जाके इस नोड से हमारा टोटल करंट कितना आ रहा है 50 एम्पियर, इसमें से करंट पता चल गया। अब आपको ये नोटिस देख पा रहे होंगे कि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो सेम है। हम लोग इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर निकाल पाते हैं R2 का, तो हम लोग R3 के अक्रॉस का भी वोल्टेज हम लोग सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सेम ही कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने इसके अक्रॉस में करंट और वोल्टेज निकालने के बाद इसका R3 का वैल्यू हम लोग निकाल दिया। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पावर लॉस इन ए रेजिस्टर इज गिवन बाय। देखिए पावर लॉस जो रहता है हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ हीट रहता है, वो हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग I² इंटू R करते हैं जब हमारे पास करंट अवेलेबल रहता है, और जब हमारे पास इसके अक्रॉस का वोल्टेज रहता है, तो हम लोग V²/R इस दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। V²/I, ठीक है, V²/R हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारे पास गिवन V²/I, यहाँ पे R चाहिए था। ठीक है, हालांकि हमने करेक्टेड यहाँ पे आपको बता दिया V²/R इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर I² इंटू R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूल्स पर कूलम इज द यूनिट ऑफ। जूल्स पर कूलम ये किसका यूनिट है, तो ये हमारा पोटेंशियल का यूनिट। ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जूल किसका है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क डन एंड कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। जो पोटेंशियल हम लोग किस तरीके से डिपेंड करते हैं, रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज, तो हमारा जो इसका यूनिट क्या आ जाएगा जूल्स पर कूलम। ठीक है, तो उसका हमारा रहता है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जूल्स पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं इन टर्म्स। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 वायर व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड इन पैरेलल इज 25 ohms एंड 6 ohms रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज व्हाट। ठीक है, हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है जब 2 वायर हमने सीरीज में कनेक्ट किया। ये सीरीज में हमने वायर कनेक्ट किया, वायर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है गाइस, इसलिए हम लोग इसको हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये हमने जब 2 वायर्स के रेजिस्टेंस को, 2 वायर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तब उसका जो रेजिस्टेंस था वो था 25 ohms का, और जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, ये वायर्स हो गए। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया इस पैरेलल में, तो इसका जो रेजिस्टेंस आया वो आया हमारा 6 ohms का। ठीक है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 और R2 का वैल्यू पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 25 आया, ये इसको मान लेते हैं R1, और ये R2 आता है, R1 प्लस R2 25 ohms है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2, जब हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट रहते हैं, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 6 ohms का। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 10 ohms का और 15 ohms का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे आप गाइस ध्यान में रखिएगा, ऑप्शंस अगर हम लोग R1 प्लस R2 अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा हमारा 25, और ये 25 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते तो आता 150। ठीक है, तो ये तो बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस दोनों भी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हो करके। ठीक है, बट ये बात आपको नोट करना होगा कि अगर हमारे पास दोनों भी इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 10 और यहाँ पे 15 ohms का, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय हमारा 15 कितना होता है। अगर हम लोग क्रॉस चेक से करना चाहते हैं तो देखिए, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आई हैव टू चेंज द कलर। देखिए इस R1 और R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 150। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो ऑप्शंस में गिवन है 10 और 15, 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 करते हो तो जाके 150 आता है, और अगर आप 10 प्लस 15, दैट मीन्स अगर ये हमारा 10 है ये 15 है, इन दोनों के एडिशन करते हैं तो जाके हमारे पास सीरीज में 25 ohms आता है। तो ये आपका जो ऑप्शन है आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। काफ़ी सिंपल से अप्रोचेस है जिसमें आपका टाइम सेविंग मैं करा सकता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जहाँ पे आप ऑप्शन में बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जहाँ पे इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 150 आता है और उसका समीशन जो है 25 ohms का आता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको बता दूं एक लास्ट टेक्निक अगर आपको नहीं आता है तो बाय ऑप्शन आप जाके देख सकते हो। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है उतना, तो आप इसको बाय ऑप्शंस भी अप्रोच कर सकते हो।
अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया करंट आई का वैल्यू पूछा गया है इस 6 ओम्स के रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो हम लोग इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग रेफरेंस नोड मान लेते हैं वी पे, और ये हमारा ग्राउंड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 60 वोल्ट्स का सोर्स है, 20 एम्पेयर्स का करंट है, 30 वोल्ट्स का यहाँ पर सप्लाई। तो हम लोग नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे, वी माइनस 60 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम्स का, माइनस हमारे पास कितना है माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से -20 प्लस हमारा कितना आ जाएगा वी अपॉन इसमें से इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम्स का, प्लस हमारे पास V-30, ठीक है, V-30 अपॉन इसका अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम्स का, इक्वल्स टू 0। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हो गाइस, तो इसका वैल्यू आता है V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। आप इसको अप्रोच करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, सो दैट आपकी आसानी से प्रैक्टिस हो सके। बाय एलसीएम भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपने 20 जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 2, 6 और 3 का जो हमारा एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में 6 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। हालांकि इसीलिए मैंने आपको जो सेशन सजेस्ट किया वो आप हमें प्लीज़ बताइए, उसके लिए हम लोग आपके लिए सेशन प्रोवाइड करा देंगे, सो दैट आप इस तरीके से अप्रोचेस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो वोल्टेज 60 वोल्ट्स आने के बाद हमारे पास करंट कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस में, ठीक है, करंट कितना आ जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। हमारे पास में वोल्ट्स गिवन है, 60 वोल्ट्स गिवन है, और हमारे पास इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, ठीक है, 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 6 ओम्स का रेजिस्टेंस गिवन है, और वोल्टेज कितना है हमारा 60 ओम्स का, ठीक है, ये 30 ओम्स का नहीं रहेगा, 30 वोल्ट्स का नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके अक्रॉस का ही हमें करंट पूछा गया है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज आया वो कितना है हमारा 60 वोल्ट्स, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम्स का, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा 10 एम्पियर्स का। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल वैल्यू व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सी। दो अगर हमारे पास में इक्वल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के, तो जब हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते गाइज, तो उसका सी और सी इसका वैल्यू आता है हमारा इक्वल सी, ठीक है, सी फैरेड। अगर हम लोग दो कैपेसिटर इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा हमें पूछा गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 4C, ठीक है। ये कोई भी रह सकते हैं, C1 और ये C2 हो गया, बट इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है C। और जब हम लोग इस C1 और इस C2 को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है हमारा 4C। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर आपका C है, ठीक है, ये C कब आता है, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखिए, जो हमारे रेजिस्टेंस में सीरीज में रहते हैं R1 प्लस R2, इससे आप इजीली समझ सकोगे। हम लोग इसके थ्योरेटिकल में ना जाते हुए मैं आपको शॉर्ट टिक्स बताते हूँ। तो सीरीज़ में होने के बाद हम लोग R1 प्लस R2 कर दें। पैरेलल में अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, देखिए ये हमारा, मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 6 ओम्स का, जैसे हमने अभी सॉल्व किया 6 ओम्स का रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में, मैंने आपको बताया था 6 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 3 ओम्स का हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। इसी के अपोजिट में क्या होता है कि जब हमारे कैपेसिटेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हो जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 फैरेड का, और ये हो गया हमारा 3 फैरेड का। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका एडिशन होता है, इसकी जस्ट अपोजिट, लाइक जब हमारा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में रहते हैं तो इसका एडिशन होता है, तो हमारा इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 6 फैरेड आता है। बट अगर आपके यही हमारे जो पैरेलल में ना कनेक्ट करते हुए सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे 6 फैरेड का यहाँ पे और 6 फैरेड का आता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 6 प्लस 6 इसका इक्विवेलेंट आता है, जो कि आएगा हमारा 3 फैरेड। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ पे आपका C कब आएगा, ठीक है, यहाँ पे जब हमारे सीरीज में, दैट इज़ हम लोग ये फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, इक्विवेलेंट को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आया C इक्विवेलेंट, अगर C आता है तो इसका C1 और C2 का वैल्यू कितना होना चाहिए गाइस, काफ़ी सिंपल है, 2C होना चाहिए, ठीक है, 2C होना चाहिए। और अगर ये C1 और C2 का वैल्यू हमारे पास में आ गया 2C, और इसका भी हमारे पास 2C का वैल्यू आता है, तो हम लोग इसका एडिशन करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 2C प्लस 2C 4C, ठीक है, दैट मीन्स 4 फैरेड हमारा इसका वैल्यू आ जाता है।
ठीक है। 4 फैराड, या फिर कोई भी आप बात ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके R1 + R2 किया, पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद उसका इक्विवेलेंट हमने निकाला। अगर दोनों भी सिमिलर है वैल्यूज़ में, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था दोनों भी कैपेसिटर इक्वल वैल्यू के, तो हमने क्या किया था, दोनों भी रेजिस्टेंस अगर हमारे पास इक्वल वैल्यू के पैरेलल में रहते तो हम लोग उसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देते, जितने नंबर ऑफ हमारे पास रेजिस्टेंसेस कनेक्ट रहते। अगर हमारे पास 6 ohms का यहाँ पे और रहता तो हम लोग उसको 3 से डिवाइड करते, तो उसका इक्विवेलेंट 2 ohms आ जाता था, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद कैपेसिटेंस का एडिशन होता है, सीरीज में कनेक्ट होने के बाद इसका इक्विवेलेंट हमारा निकलता है। तो इसी तरीके से हमने इसको इजीली इस टेक्निक की मदद से हमने इसको अप्रोच कर दिया। करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। आप ध्यान में रख सकते हो दोनों भी इक्वल वैल्यू है, आप इसको सॉल्व भी नहीं विदाउट ड्रॉ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, प्रोवाइडेड आपको ये जो मैंने आपको इसका इक्विवेलेंस क्या होता है ये मैंने आपको, अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट है आपको विदाउट ड्रॉ करके भी आप इसको इजीली विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 2 कैपेसिटेंसेस इक्वल वैल्यू के जब हमारे पास सीरीज़ में यहाँ पे देख लिया, तो आप ध्यान में रखिएगा सीरीज़ में होना था उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट होने के बाद में। और इक्वल वैल्यू क्या होना है, दैट मीन्स अगर हमारे पास सीरीज़ में सी आता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो वैल्यू होगा 2c होगा, ठीक है। तो 2c + 2c जब हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एडिशन हो जाएगा, 4c इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना बेसिक से बेसिक आपको चीज़ें समझ सके मैं उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा गाइस तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 120 volt source has a series internal resistance of 1 ohms. Maximum power that can be delivered to the load is, एक हमारे पास 120 volts का सोर्स है जिसका सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ohms का, तो मैक्सिमम पावर हमारा कब डिलीवर्ड होगा, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इट विल बी पी मैक्स, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पी मैक्स इज इक्वल टू VTH² / 4RTH। यह आता है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो रहता है VTH² / 4RTH। तो हमारे पास VTH कितना गिवन है 120, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाइड बाय 120। RTH का वैल्यू कितना है 4 × RTH इज 1, तो हमारा 30 आता है। 30 × 120 विल बी 3600 watt will be the maximum power that can be delivered to the load by this 120 volt source. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन यू हैव टू रिमेंबर दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारा क्या रहता है, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस वो इक्वल होता है हमारे सोर्स रेजिस्टेंस के, ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो RTH रहता है इसके इक्वल हो जाता है, तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है उस थ्योरम में, ठीक है। व्हेन RL इज इक्वल टू RTH उस टाइम पे हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। Next question is using Milliman's theorem find the current through the load resistance RL of a 3 ohms resistance shown below। यहाँ पे Milliman's theorems का हमें कंसेप्ट है, आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स V1 V2 V3 और उसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज़ में हमारा एक रेजिस्टेंस। ये हमें हमारा मिलीमन्स थ्योरम हमें बताता है, ठीक है। दैट मीन्स इट्स सेड दैट व्हेन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज आर इन अ पैरेलल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 से लेके Rn तक, तो उस केस में हम लोग उस अरेंजमेंट को एक सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स केस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ सीरीज रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा मिलीमन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें V को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी इक्वल्स V1/R1। ये मान लो V1 है और ये R1 है, V1 + R1 प्लस V2 + R2 प्लस V3/R3 अपॉन हमारा क्या रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आता है हमारा सर्किट पैरामीटर। और इस तरीके से हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो भी हमारा कुछ इस तरीके से आता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो V क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज और R हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो इस केस में हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर दैट वी हैव टू चेंज द कलर एंड वी हैव टू रेज दिस। तो इस केस में VTH कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है, प्लस 24 अपॉन कितना आ जाएगा 3 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसका वैल्यू आता है हमारा 48/3 विच इज़ 16 वोल्ट्स, ठीक है। 16 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आता है। और इस केस में हमारा RTH का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए RL का वैल्यू पूछा गया, हमारे पास वोल्टेज गिवन है
ठीक है। इस केस में हमारा आर टी एच आएगा, जैसे हमने फॉर्मूला बताया मिलीवंस थ्योरम्स का, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसका वैल्यू आता है हमारा 1। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय हमारा 1 आर टी एच का वैल्यू आता है। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल लर्न जो लोड करंट है वो कितना आ जाएगा। अगर हमारे पास में इसका सर्किट में देखिए 16 वोल्ट्स है, ठीक है, और यहाँ पे आर टी एच का वैल्यू आता है 1 ओम्स का। ठीक है, तो हमने हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया इक्वलेंट, और इसका वोल्टेज कितना था हमारा 16 वोल्ट का। तो और इसके सीरीज़ में जो हमने आर एल का वैल्यू गिवन है जो कि हमारा 3 ओम्स का, 3 ओम्स का वैल्यू कनेक्टेड है होने के 3 ओम्स का लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होने के बाद में इस 1 ओम्स और 3 ओम्स का हमारा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 4 ओम्स का वैल्यू आ जाएगा, और 16 डिवाइडेड अगर हम लोग 4 करते तो हमारा करंट जो आएगा 4 एम्पियर्स। ठीक है, तो जो करंट आएगा थ्रू आर एल बाय दिस सोर्स यूजिंग दिस मिलीवंस थ्योरम वो आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। Let's see the next question. Question number 19. Which of the following does the electrical resistance of conductor not depends upon? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखिए वैल्यू ऑफ वी एन है, वोल्टेज और करंट के वैल्यू पे रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का डिपेंड नहीं करता। हालांकि फिजिकल कंडीशन, नंबर ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर और डायमेंशंस उसके, ठीक है, वो उसकी थिकनेस कैसी है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। फिजिकल कंडीशन कैसे, दैट मीन्स टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, और डायमेंशंस कैसा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बट वोल्टेज और करंट ये तो आफ्टर इफेक्ट्स हो गए ना, क्योंकि इसके अक्रॉस में वोल्टेज और इसका इसमें से करंट कितना रहेगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और जो कि डिपेंड नहीं करता है वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट के। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द नोड ए एंड बी। इस नोड ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। देखिए हालांकि हमें काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है इसको देखते वक्त, इसको इनिशियल देखते वक्त, बट लेकिन इसको रीड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है जो सीरीज पैरेलल के कंडीशंस में, तो आप इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको हम लोग किस तरीके से रीड्रॉ करेंगे। अगर आप नोटिस करते होगे, ठीक है, तो हमें कुछ शिफ्टिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे लेके आते हो यहाँ पे, और इस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेट हो चुका है सर्किट, ओवरलैपिंग हो चुका है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है, ठीक है, ये लेग जो है हमारी, इसको अगर हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसमें कनेक्ट, और यहाँ पे जो ये लेग है कनेक्टेड, ठीक है, इसमें ये जो लेग है अगर हम लोग यहाँ पे लेके आए तो ये भी जो इसके ऊपर का ओवर टर्निंग है उसी तरीके से ये ओवर टर्निंग यहाँ पे भी हमारा रिड्यूस हो सकता है। तो हम लोग सर्किट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे गाइस। ठीक है, ठीक है, 2 ओम्स का यहाँ पे आ जाएगा, 2 ओम्स का इसके अक्रॉस में 2 ओम्स का, और ये भी हो जाएगा हमारा 2 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके मिडल में कौन सा 3 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, इसके अक्रॉस में यहाँ पे कितना गिवन है 4 ओम्स का। देखिए सारे वैल्यूज कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनिशियल यहाँ पे इस लेग में कनेक्टेड है 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स। ठीक है, यहाँ पे 4 4 4 और यहाँ पे 4 ओम्स। तो ये हो गया हमारा ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम लोग डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं इसको, काफ़ी सिंपल है। फॉर दैट वी हैव टू चेंज द कलर। ओके, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस 2 ओम्स और 3 ओम्स रेजिस्टेंस को हम लोग एक इक्विवेलेंट हम लोग रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। हमें फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, हालांकि इरेज हो चुका है वो। टू 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 4 4 4 और 4 3 ओम्स का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस 2 ओम्स और 2 ओम्स को अगर हम लोग पैरेलल में तो उसको इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 ओम्स इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस 2 ओम्स और इस 2 ओम्स का अगर हम लोग पैरेलल में जो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 ओम आ जाएगा। इस 4 ओम्स और 4 ओम्स का हम लोग पैरेलल में करते हैं, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो यहाँ पे 4 4 16 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 विच इज़ 2। इसका वैल्यू आता है 2। आपको मैंने सिंपली बताया था। उसी तरीके से 4 पैरेलल 4 होने के बाद इसका वैल्यू आता है 2 ओम्स का। ठीक है, तो हमने इसको रिड्यूस करने के बाद सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे,
ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ब्रिज बन गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस जो 3 ओम्स का यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, हालांकि इसका वैल्यू कितना है 1 1 2 और 2, ठीक है। तो इस लेग में और इस लेग में इसका जो रेजिस्टेंसेस है वो सेम है और ए और बी के अक्रॉस में, तो जो हमारा करंट है उस 3 ओम से पास नहीं होता है, तो ये इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। इसके अक्रॉस को जो रेजिस्टेंस है, जो ड्रॉप है, इसमें से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं तो 1 + 2 3 और यहाँ पे 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3 और ए 3, ए और बी। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 पैरेलल 3, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 1.5 ओम्स इसका करेक्ट आंसर रहता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी आसानी से हम लोग इसको अप्रोच किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो लिनियरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग के पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए इस सुपरपोजिशन थ्योरम का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ये पावर मेजरमेंट के लिए भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा अप्लीकेबल नहीं है अनबैलेंस ब्रिज सर्किट्स के लिए, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लिनियरिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियरिटी। If the length and the number of turns and the area of coils are double, the inductance of the coil is what? अगर हमारा लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स जो है और एरिया जो है हमारा कॉइल का वो डबल हो जाता है, तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी क्वाड्रपल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, μn²a/L। अगर हमारा लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास ट्वाइस हो जाते हैं तो हमारे पास पे 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ एरिया अगर हमारा डबल हो जाता है 2 और लेंथ हमारा कितना हो जाता है, अगर हमारा लेंथ भी हमारा यहाँ पे पूछा गया है डबल, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल्स आर डबल, ये भी हमारा ट्वाइस हो जाता है, तो हमारा जो इंडक्टेंस है कॉइल का वो क्वाड्रपल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दैट मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा, दैन दिस 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 इंटरनेशनल ओम्स इज इक्वल्स टू, एक इंटरनेशनल ओम्स मतलब कितना होता है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। The energy stored in the magnetic field of a solenoid 10 cm long and 2 cm diameter with a 1000 tons of carrying current 10 amperes is what? जो एक मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हमारे पास इंडेक्स सोलेनॉइड है जिसका 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 1000 टर्न्स, जो टर्न्स है यहाँ पे 1000 है, और उसका करंट कितना है 10 एम्पियर्स का। तो पूछा गया है हमारे पास हमारा एनर्जी कितना स्टोर होगा, हमें पूछा गया। तो L विल बी वॉट, μ0 मल्टीप्लाइड बाय n² अपॉन इंटू ए बाय एल। तो इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। μ0 का वैल्यू कहते हैं 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 स्क्वायर, जो नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 स्क्वायर, हम लोग एरियाज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन हमारे पास में एल कितना है 4L, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि हमारे पास जो इस एरिया को हम लोग डिफाइन करें कि हमारे पास कितना है लेंथ है उसका गिवन, ठीक है, और हमारे पास में द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर का डायमीटर, तो इस केस में हमारा 4L आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर पाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 4 इंटू लेंथ कितना 10 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर्स में होने के बाद, तो इसका करेक्ट वैल्यू जाता है 3.94 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हेनरी, ठीक है। तो L का वैल्यू आने के बाद हम लोग एनर्जी निकाल पाएंगे, जो क्या होता है इज इक्वल्स टू ½ L/I², इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू L का वैल्यू आता है इस दिस कम्प्लीटली, ठीक है, और I² दैट मीन्स करंट कितना है हमारा 10 एम्पियर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 0.19 जूल्स, ठीक है, जूल्स में हम लोग मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। μ0 इंटू n² मल्टीप्लाइड बाय a बाय l, तो एरिया हमारे पास गिवन है, तो उसका हमारे पास क्या था 10 सेंटीमीटर लेंथ भी गिवन थी और 2 सेंटीमीटर्स का डायमीटर इसका गिवन था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो कैपेसिटर रहता है कैपेसिटेंस का किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता, किससे इफेक्ट नहीं होता, तो जो प्लेट की थिकनेस रहती है उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करता। हालांकि प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन और नेचर ऑफ डायलेक्ट्रिक जो इंसुलेशन उसके बीच में रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी इसका फॉर्मूला रहता है। दैट मीन्स वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे भी डिपेंड करता है, और परमिटिविटी जो रहती है हमारी उस पर भी वो अफेक्ट करता है, बट वो प्लेट की थिकनेस पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट resistance Rn and equivalent current source In at the terminals A and B of the circuit is A and B के नोड के अक्रॉस में, टर्मिनल्स के अक्रॉस में हमें Rn का वैल्यू फाइंड आउट करना है और In का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए अगर हमें Rn निकालना होगा तो जो पूरे इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज है उसको हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया हमारा करंट्स। ठीक है, 8, 5, 8 और ये आता है हमारा 4 ohms का। ठीक है, ये आ गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में 8 ohms, 4 ohms और 8 ohms हमारे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा 5 ohms इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो 8 + 4 विल बी 12 + 8 हमारा 20 पैरेलल हम लोग 5 करते तो हम लोग कैसे करेंगे 20 × 5 अपॉन 25, तो 100/25 तो हमारा वैल्यू आ जाता है 4। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, 4 वैल्यू आ गया हमारा 4 ohms का नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rn का वैल्यू। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस भी गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, In का वैल्यू हमें निकालना होगा। In का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो इस इक्वेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग KCL लगा देते हैं। ठीक है, ये नोड हो गया हमारा V और ये हो गया हमारा रेफरेंस। ठीक है, तो 2 विल बी इक्वल्स टू जो हमारा करंट सोर्स है विच विल बी इक्वल्स टू V - 12 अपॉन 4 प्लस V अपॉन 16। ठीक है, 8 प्लस हमारे पास इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे हम लोग इसको निकालने के लिए। ए और बी को शॉर्ट सर्किट करने के बाद मैंने ये डमी हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हमारे पास In का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा तो इस केस में ए और बी के In का अगर हमें निकालना है तो इस ए और बी को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, तभी जाके इसमें से करंट फ्लो होगा। तो ये 8 ohms, ये 5 ohms का डमी कॉइल, डमी रेजिस्टेंस होने के बाद में 8 ohms और 8 ohms हमारे सीरीज में आने के बाद इसका जो टोटल इक्विवेलेंट आता है 16 वोल्ट्स का आता है। ठीक है, तो V का जो वैल्यू आएगा हमारा वो 16 वोल्ट का आता है। दैट मीन्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज आया 16 वोल्ट, तो हमारा In का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा V/R। वोल्टेज कितना है हमारे पास 16 वोल्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस में। ठीक है, जो हमारा वैल्यू आया था वो आया था 4, वो आया था हमारा 16। ठीक है, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाता है 1 एम्पियर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो हमारा इक्विवेलेंट करंट सोर्स है In का वैल्यू हमारा 1 एम्पियर्स और जो इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस आया वो हमारा 4 ohms का। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन का। अगर आपको नेक्स्ट और सेशन में सर्किट एनालिसिस कुछ क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग और बेसिक्स MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैंने सेशन सजेस्ट किया यहाँ पे आप उसकी प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।